Hello everyone, this is Indra Vikram. Welcome to Social School. We are done with the chapter 2 of class 12 और अब हम एंटर हो रहे हैं चैप्टर 3 पे। होपफुली आपने सारे वीडियोस प्रॉपर देख लिए हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और अब आप चैप्टर 3 में एंटर होने के लिए बहुत अच्छे से रेडी हैं। अगर कोई डाउट है भी तो वापस से देख लेना एक बार या फिर बताना, उन डाउट्स को रिजॉल्व किया जाएगा। अब चैप्टर 3 जो है, इसलिए आपको तैयार करना बहुत ज़रूरी है चैप्टर 3 के लिए, क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तो बहुत कुछ आपको रिलेटेबल लगा होगा। चैप्टर 1 तो खैर इंटायरली डिफरेंट है। चैप्टर 1 से बहुत सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा शुरू हो रही है तो समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, चैप्टर 2 में चैप्टर 1 के ही कंटिन्यूएशन में स्टोरी चलेगी और स्टोरी के एक हिस्से को आप समझने वाले हो। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम आप देख रहे हो, किनशिप, कास्ट एंड क्लास। किनशिप, कास्ट एंड क्लास, ये 3 डायमेंशन बेसिकली हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बैकग्राउंड पूरा बढ़िया से समझा देता हूं और इसके बाद फिर मैं स्टोरी को शुरू करता हूं। कुल मिला के कहें अगर, तो अभी तक जो हमने देखा, अभी तक हमने क्या देखा प्रीवियस चैप्टर में, यानी चैप्टर 2 में। मैंने शायद चैप्टर जब आपका 2 शुरू किया था उस दौरान भी आपको ये बताया था और यहां पर भी उस चीज को आपको रिफ्रेश करना होगा दिमाग में। ठीक है, देखो हमारा जो चैप्टर 1 है, ठीक है, चैप्टर 1 दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। दिस चैप्टर इज इंटायरली डिफरेंट। एक ही चैप्टर में आप एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हो, एक सभ्यता के बारे में पढ़ते हो और ये जो सिविलाइजेशन है आपकी, ये जो सभ्यता है आपकी, इसका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इसका रिलीजियस, सारा एंगल आप उसी चैप्टर में समझ के उसको कंप्लीट कर देते हो कि कब ये इमर्ज हुए, कब ये डिक्लाइन में आ गए। चैप्टर 1 का चैप्टर 2 से 3 से 4 से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं बेसिकली। लेकिन चैप्टर 2 से जो स्टोरी शुरू होती है हमारी, ये शुरू होती है वैदिक काल से, या हम कहें कि एक ऐसे टाइम पीरियड से जब से हमें वेदों का रेफरेंस मिलना शुरू होता है। और वेदों का रेफरेंस जो मिलना शुरू होता है उसके बाद फिर वेदों में कमेंट्रीज और फिर दूसरे अलग रिलीजन्स का इमर्जेंस इंडिया में और उनके हिसाब से सोसाइटी में चेंजेस होना और साथ साथ पॉलिटिकल चेंजेस होना, तो ये सारा कुछ पैरेलली चल रहा होगा। क्लियर? यानी पूरी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो पोर्शन है, इस पूरे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पोर्शन को आपको 3 चैप्टर्स में यहाँ पर कवर किया गया है, ध्यान रखिएगा, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में। ठीक है, तो चैप्टर 2 में आपने जो है वो पढ़ा बेसिकली कि हाउ देयर वर स्मॉल पॉलिटिकल सेटलमेंट्स इमर्ज्ड एंड ग्रेजुअली दे बिकम द लार्ज एम्पायर। कैसे छोटे छोटे एरिया में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, भारत के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में पहले तो छोटे छोटे सोसाइटीज़ बनी, फिर उन सोसाइटीज़ से टाउन्स, या मैं कहूँ कि छोटे छोटे सेटलमेंट्स हुए। ये सेटलमेंट्स जो है वो बड़े सेटलमेंट्स में तब्दील हुए विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनपद कहलाए। एंड देन द स्ट्रगल स्टार्टेड बिटवीन दीज जनपदास फॉर द रिसोर्सेज, जिन्हें आप फिर आगे जाके महाजनपद कहते हैं। तो इस दौरान ये जो बड़ा पॉपुलेशन का बढ़ोतरी हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें बहुत सारी डीलिंग्स हो रही हैं। इनके कल्चर, इनके ट्रेडिशन, इनके कस्टम्स, इनका सोशल पैटर्न, इनका रिलीजियस इंक्लिनेशन, ये सब कुछ चेंज होगा ना समय के साथ में। तो चैप्टर 2 में हम क्या देखते हैं सिर्फ कि किस तरीके से ये सेटलमेंट ग्रो करते हैं और इन सेटलमेंट्स को मैनेज करने वाले जो चीफ हैं, किंग्स हैं, इनका इमर्जेंस कैसे होता है और कौन कौन से सेटलमेंट्स के क्या क्या डिफरेंट नाम हैं, उनकी क्या पॉलिटिकल बाउंड्री हैं। इन सेटलमेंट्स में से कौन सा सेटलमेंट है जो सबसे पावरफुल तरीके से इमर्ज होता है। तो आपने देखा था बहुत सारे जनपदास थे, महाजनपदास थे, जिनमें मगध महाजनपद सबसे पावरफुल बन के उभरा था। ठीक है, तो आपने पॉलिटिकल डेवलपमेंट देख लिया था, पॉलिटिकल लाइफ देख ली थी, किस तरीके के किंग ने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया, ये आपको इंस्क्रिप्शन से पता चला, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे वो सम्राट अशोक हो, चाहे वो समुद्रगुप्त हो। ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में भी पता चला। आपने देखा किस तरीके से ट्रेडर्स जो है, मर्चेंट्स हैं, गिल्ड्स वगैरह बनाकर, ग्रुप बनाकर ट्रेड को मैनेज करते हैं। आपने देखा किस तरीके से टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं। क्लियर है? एवरीथिंग यू जस्ट स्टडीड इज अबाउट और वॉज रिवॉल्विंग अबाउट अराउंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। यानी जितना भी आपने चैप्टर 2 में पढ़ा वो राजनीतिक और आर्थिक जीवन, पॉलिटिकल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ के चारों तरफ ही घूम रहा था। नाउ द सेम टाइम पीरियड वही है, इसी टाइम पीरियड के बारे में आपने अभी पढ़ा और अब इसी टाइम पीरियड के दौरान व्हाट काइंड ऑफ सोशल चेंजेस वर देयर। ध्यान रखो, अब क्या पढ़ोगे? सोसाइटी का मतलब कि भाई जैसे मान लो फैमिली,
सोसाइटी कहाँ से शुरू होती है? सोसाइटी आपसे शुरू होती है। आप, आपका परिवार, ठीक है, एक फैमिली है ना। तो ऐसे दो लोग हो गए, ठीक है, दो लोग हो गए। अब 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 64, है ना, इस तरह से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सोसाइटी इंडिविजुअल से शुरू होती है, ग्रुप ऑफ पीपल हो जाएगा, तो ग्रुप ऑफ पीपल जो है बन जाएगा फैमिली, ठीक है। अब फैमिली भी कितनी बड़ी है ये देखना है, फिर फैमिली से फिर सोसाइटी, है ना, बहुत सारे लोगों का सिमिलर टाइप के इंटरेस्ट वाले लोगों का ग्रुप बन गया। फिर सोसाइटी भी थोड़ी सी और बड़ी हो गई, है ना, तो पूरा राज्य ही बन गया। फिर राज्य और बड़ा बन गया तो फिर पूरा देश ही बन गया। तो हम ये देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ डीलिंग्स वर देयर एट द फैमिली लेवल, परिवार के स्तर पर उस समय किस तरीके के, जैसे हर परिवार की अपनी मान्यता है। अभी तो हमने ओवरऑल देखा ना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पैटर्न, लेकिन अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि फैमिली के लेवल पर किस तरह की डीलिंग्स चल रही हैं, किस तरह से लोग एक दूसरे को मानते हैं, परिवार में क्या चलता है, क्या एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर किस तरह की भावनाएं हैं, है कि नहीं। मान लो किसी माता पिता के 2 लड़के हैं, अब जब आगे जाके प्रॉपर्टी ज़्यादा हो गई तो एक बेटा क्या सोच रहा है, काश एक ही होता, मैं ही होता बस, तो मुझे सारा कुछ मिल जाता, मेरा भाई भी है। या फिर क्या है, ये भी सोच सकता है कि वाह काश मतलब हम 2 नहीं बल्कि 3 होते, इतनी सारी प्रॉपर्टी को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, और ज़्यादा होते। फिर या ये भी सोच रहा है कि चलो जो भी है हम 2 हैं और 2 बहुत अच्छे से इस प्रॉपर्टी को और आगे बढ़ाएंगे। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थॉट प्रोसेस हो सकती है ना। तो क्या चल रहा है ये सब कुछ देखोगे। अच्छा, अभी आपने देखा ना ये पूरा एक इमेजेस भरी पड़ी हैं, क्यों, यहाँ पर ये इमेजेस आपके कुछ कल्चरल एथोस को शो कर रही हैं। क्योंकि हम जो है यहाँ पर जब स्टोरी डिस्कस करेंगे, या मैं कहूँ कि हम सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो हम किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट को लेके चलेंगे। और आपके चैप्टर 3 में जो रेफरेंस पॉइंट लिया है उसने महाभारत को लिया हुआ, महाभारत की स्टोरी को लिया हुआ है, ठीक है। तो महाभारत की स्टोरी को बीच में रख के, ध्यान में रख के उसने सोशल चेंजेस के बारे में बातें की हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको लगेंगी कि महाभारत में नहीं है, फिर भी यहाँ पे डिस्कस हो रही है, ठीक है। तो ये इतिहासकारों का अपने हिसाब से सोचने का नज़रिया हो सकता है। उस समय कई सारी चीज़ें महाभारत से भी उनको क्लियर नहीं हो रही है। तो ब्रिटिशर्स के ज़माने में महाभारत एक ऐसा डॉक्यूमेंट या एक ऐसा लिटरेचर मिला जिसमें जो एक फैमिली बैकग्राउंड पैट्रिलिनियल है, मैट्रिलिनियल है, किस तरीके से एक क्लीन के लोग, एक परिवार के लोग, एक किन के लोग किस तरीके से सोचते हैं एक दूसरे के बारे में, क्यों वॉर हो जाती हैं, जब समझ रहे हो, जब एक ही किन के लोग यूनानिमस नहीं होते हैं, कंसेंट नहीं होते हैं किसी चीज़ पे, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं उनके बीच में। तो ये सब कुछ एक बड़े फैमिली को रेफरेंस में रख के समझा जाएगा। क्लियर है? तो होपफुली आपको ये बैकग्राउंड पूरा समझ में आ गया। टाइम पीरियड वही चलेगा, ध्यान रखना। हम चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 इन तीनों में सेम टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है ना। आप अगर ये सोचो कि आप चैप्टर 1 से 2 में आ गए हो तो आगे की कहानी है, नहीं, उसी टाइम की दूसरे डोमेन की कहानी है। समझ रहे हो? मतलब एक ही ऐसा मान के चलो, जैसे होता है ना, एक पिक्चर में अलग अलग सीन चल रहे होते हैं, एक ही मूवी में आप देखते हो अलग अलग सीन चल रहे होते हैं। तो अभी आपने चैप्टर 2 में जो सीन देखा वो इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ का देखा, और अब आप इसी मूवी में जो सीन देखोगे वो सोसाइटी और फैमिली का देखोगे, और चैप्टर 4 में इसी मूवी का सीन देखोगे कि सेम टाइम पर किस तरह से रिलीजियस चेंजेस हो रहे थे, कौन कौन से रिलीजियस प्रीचर्स इमर्ज हो रहे थे, बुद्ध और महावीर के बारे में आप पढ़ोगे। वो सब कुछ सेम टाइम पे हो रहा है, अलग अलग टाइम नहीं, ठीक है। तो अभी हम मूवी के सेकेंड सीन पे हैं। क्लियर है? फर्स्ट सीन हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर 3। 600 बिफोर कॉमन एरा से 600 कॉमन एरा के आसपास हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ है, लास्ट वीडियो में अगर आपने बहुत ध्यान से देखे हैं वीडियोस को, तो मैंने एक बात कही थी कि देखो पॉलिटिकल लाइफ जो हो रही है, जब वो इन्फ्लुएंस होती है, जब मैं कहूँ जब उसमें बड़े लेवल पर चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस बाकी डोमेन को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। तो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस का भी प्रभाव सोशल, मतलब मैं कहूँ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस का प्रभाव सोशल डोमेन पे भी पड़ेगा। तो यहाँ पर वो देखने को मिलेगा। चलो अब हम देखते हैं, सम ऑफ दीज चेंजेस इन्फ्लुएंस सोसाइटीज एज वेल, मीन्स द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस दे इन्फ्लुएंस द सोसाइटीज एज वेल। यस, क्यों सोसाइटीज को इन्फ्लुएंस किया होगा भाई? जब एक किसी राज्य की सत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी तो उस राज्य में किस तरीके का रूल हो रहा है, किस तरीके के
रेगुलेशंस फॉलो किए जा रहे हैं, वहाँ का राजा क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है, इसको फॉलो करेंगे ना लोग। ऐसा कहा जाता है ना, ये पुरानी कहावत है कि जिस रास्ते पे बड़े लोग चलते हैं उसी रास्ते को छोटे लोग उसका अनुगमन करते हैं, यानी उसको फॉलो करते हैं। महाजनो नियन गता सपंथा मीन्स द पाथ विच वॉज फॉलोड बाय द ग्रेट पीपल, ठीक है ना, इज द एक्चुअल पाथ, और उसी पे चलना चाहिए। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट दोनों में यूज़ हो सकता है कि कई बार बहुत सारे लोग जो बहुत नेगेटिव एग्जाम्पल सेट करते हैं तो सोसाइटी भी उन नेगेटिव एग्जाम्पल्स को फॉलो करेगी, और जो बुद्धिमान है ना, वो लोग क्या करेंगे, सोसाइटी में जो पॉजिटिव चेंजेस होंगे या पॉजिटिव लोग या बड़े मोटिवेशनल लोग जो ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं उन्हीं ट्रेंड्स को फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। तो डिपेंड्स ऑन यू। तो हमें यहाँ पर दोनों चीज़ें देखने को मिल रही। पूरी कहानी महाभारत में आपको अच्छी चीज़ें भी पता चलती हैं, और आप देखते हो कि वॉर में एक ऐसा सेक्शन है, यानी एक तबका है, एक ग्रुप है जो नेगेटिव है और एक बहुत पॉजिटिव है। So for instance, the extension of agriculture into forested areas transform the lives of the forest dwellers. हम यहाँ देखते हैं कि जैसे जैसे पॉलिटिकल बाउंड्रीज इंक्रीज हुई होंगी तो विद द इंक्रीज ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज वहाँ के लोगों को राजा से प्रोटेक्शन मिला होगा। प्रोटेक्शन मिलने के साथ साथ टैक्सेस की बाउंड्रीज बढ़ी होंगी, उनको एग्रीकल्चर करने के लिए मोटिवेट किया गया होगा। तो हम देखते हैं कि कृषि का विस्तार देखने को मिलता है हमें इसी समय। देखो शुरुआत कुछ इस तरीके से होगी जो लगेगा कि क्या हो रहा है ये, बट होता है ना, जो मूवी की शुरुआत होती है तो अलग अलग कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और फिर अचानक से मेन चीज़ शुरू होती है। अचानक का मतलब वहीं से धीरे से मेन चीज़ शुरू होती है। तो मेन चीज़ शुरू होने के पहले आपको एक बैकग्राउंड बताया जा रहा है। तो जब जब पॉलिटिकल बाउंड्रीज इंक्रीज होंगी तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के इंक्रीज होने के साथ साथ भाई राजा का वहाँ तक इन्फ्लुएंस बढ़ गया ना। अब राजा का इन्फ्लुएंस बढ़ गया, उन लोगों को प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो गया। प्रोटेक्शन के साथ साथ उनको टैक्स के दायरे में भी ले आया गया। टैक्स के दायरे में लाया गया तो अब उनको कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी ना। एक्टिविटी नहीं करेंगे तो फिर टैक्स कैसे पे करेंगे। तो वी कैन सी कि एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो धीरे धीरे उन एरियाज़ जहाँ अभी तक जिनको आप जंगल समझते थे, क्योंकि ये पूरा जंगली एरिया ही है, लोग नॉर्थ वेस्ट बाउंड्रीज से अब सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं ना। तो उस समय सेटलमेंट इतना ज़्यादा डेंस नहीं था, तो जब डेंस सेटलमेंट नहीं है तो पेड़ पौधे ही उगे रहेंगे। तो फॉरेस्ट एरियाज़, यानी फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लियर करते हुए अब उस एरिया को एग्रीकल्चरल एरिया में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। और ना सिर्फ एग्रीकल्चर एरिया इंक्रीज़ हो रहा था बल्कि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। और प्रोडक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ जो जंगल में रहने वाले लोग थे इनकी मेन स्ट्रीम लाइफ भी चेंज हो रही थी। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, उनके प्रोडक्शन करने के तरीकों, उनके खाने पीने के तरीकों और बहुत सारी प्रैक्टिसेस में थोड़े बहुत बदलाव तो आएंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा शहरों से जुड़ेंगे। क्राफ्ट स्पेशलिस्ट ऑफन इमर्ज एज डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप। हमें और देखने को मिलता है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट बढ़ा तो बहुत सारे लोग अपने जो भी हुनर होते थे, उनके टैलेंट्स होते थे क्राफ्ट बनाने के, उसको भी और आगे बढ़ाएंगे। क्राफ्ट स्पेशलिस्ट लोग एक अलग सेक्शन के तौर पे उभर के आएंगे, यानी ये एक पूरा एक डोमेन ही बन जाएगा, है ना। चाहे मान लो वो मोची हो जो बहुत बढ़िया जूते बनाता हो, या बर्तन बनाता हो, या बहुत बढ़िया मूर्तियाँ बनाता हो, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कलाकार टाइप का है, जिसके अंदर कोई भी टैलेंट या कला है, वो एक अलग वर्ग ही बन के उभरेगा और उसका अपना एक खुद का सेल्फ जो है कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम होगा। क्लियर है? तो दे इमर्ज एज दी सोशल ग्रुप, डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप, मतलब एक अलग ही वर्ग के तौर पर उभर के आएंगे। द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शार्पेंड सोशल डिफरेंसेस, लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन द पॉलिटिकल सिस्टम और द इकोनॉमिक सिस्टम इंक्रीजेज, और यू कैन से कि जब पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम में ग्रोथ देखने को मिलती है हमें, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम और इमर्ज होती है। ये नॉर्मल ट्रेंड है कि कुछ लोगों के हाथ में जो वेल्थ है वो थोड़ा सा ज़्यादा सेंट्रलाइज होगी और कुछ लोगों के हाथ में जो वेल्थ है वो उसको उतना शेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंटिन्यू है, ये पिछले चैप्टर से कंटिन्यू है, और ना सिर्फ ये वैदिक काल से कंटिन्यू है बल्कि आज भी देखोगे, है ना, 21st सेंचुरी में भी आपको देखने को मिलेगा कि यस, बहुत सारे लोग जो शायद पहले लोअर तबके में रहे होंगे, वो मिडिल तबके में, जो मिडिल तबके में थे वो आप अपर तबके में है। तो ये सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, लेकिन फिर भी सोसाइटी में ऐसा नहीं हुआ कि 100% इक्वलिटी आ गई हो। अभी भी आप देख रहे हैं कि एक वर्ग है जो कि क्या है, अभाव में जी रहा है। ठीक है, जिनके पास चीज़ें नहीं हैं, रिसोर्सेस नहीं हैं, प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो वेल्थ है, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है
वो सोशल डिफरेंस को और शार्प कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है और बढ़ा रहा है। क्लियर है? चलो हिस्टोरियन, इतिहासकार अक्सर अक्सर जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस हैं, यानी कुछ बुक्स वगैरह हैं, ठीक है, लिटरेचर हैं, टेक्सचुअल ट्रेडिशंस का मतलब है बुक्स या लिटरेचर, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं, इनका यूज़ करते हैं, इनका उपयोग करते हैं टू अंडरस्टैंड दीज प्रोसेसेस। ये जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, इन सारे परिवर्तनों को पिछले भी चैप्टर में आपने कहाँ से पढ़ा? पिछले चैप्टर में तो ज़्यादातर आपको इंस्क्रिप्शंस मिल गए थे, लेकिन क्या सिर्फ इंस्क्रिप्शंस थे? आपको याद होगा कि कुछ कुछ बुक्स का भी हम जिक्र कर रहे थे। तो वैसे यहाँ पर भी होगा कि लिटरेचर, स्पेशली पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिवली चैप्टर 3 में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 3 में हम जो पढ़ेंगे वो पर्टिकुलरली एक बुक है, एक रेफरेंस है, एक लिटरेचर है जिसके ऊपर पूरी थीम है। तो बैकग्राउंड बनना शुरू हो गया। हिस्टोरियंस जो है वो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस का, यानी कि लिटरेचर्स का इस्तेमाल करते हैं इन प्रोसेस को समझने के लिए। सम टेक्स्ट ले डाउन नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर, कुछ टेक्स्ट इसमें लिटरेचर में लिखे रहते हैं कि सोसाइटी किस तरीके से होनी चाहिए या लोगों को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। जैसे वैदिक ग्रंथ हैं, इनफैक्ट आपके धर्मशास्त्रास हैं, धर्मसूत्रास हैं, और ऐसे तमाम, सिर्फ आज के डेट में अगर आप देखोगे तो ना सिर्फ एक रिलीजन की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो है प्रॉपरली उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में, लेकिन उसको रिलेट करते चलो, इतिहास को रिलेट करके पढ़ो तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो आज भी देखोगे 21st सेंचुरी में आपके पास डाइवर्स कैटेगरी ऑफ जो लिटरेचर है, डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करता है, इन सब में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड और सोशल बिहेवियर से रिलेटेड कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस मिल जाते हैं। तो वैसे ही उस ज़माने में जो लिटरेचर्स मिल रहे हैं हिस्टोरियंस को, उनमें सोशल बिहेवियर का जो पैटर्न है वो लिखा हुआ है, ठीक है। अदर्स डिस्क्राइब एंड ओकेशनली कमेंट, कुछ में क्यों है या नहीं होना चाहिए इसके बारे में भी क्यूरियोसिटी होती है कि भैया ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है ये है तो अच्छा है, या कुछ लोग कहते हैं कि अगर पर्टिकुलर पैटर्न है वो क्यों है। जैसे मान लो पैट्रिलिनी या मैट्रिलिनी, मतलब पैट्रियार्कल सोसाइटी या मैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में, तो माइट भी कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो उनमें कुछ खामियां निकाल दें या कुछ उनको जस्टिफाई कर रहे हों, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी, क्लियर है। तो इस तरीके से कुछ कुछ ऐसे भी लिटरेचर मिलेंगे जिसमें आपको रूल्स रेगुलेशंस मिलेंगे सोशल बिहेवियर के बारे में। इसके अलावा कुछ में और उनको एक्सप्लेन किया होगा, कमेंट किया गया होगा, कुछ में उनको क्वेश्चन किया होगा कि ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से हमें पता चलता है कि किस पर्टिकुलर सोशल प्रैक्टिस को, अभी मैं पूरा पत्ता नहीं खोलता जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बहुत सारी सोशल प्रैक्टिस आपको आगे पता चलने वाली है। तो 100% लाइन के हिसाब से चलते हैं, एक बैकग्राउंड बन रहा है तो बैकग्राउंड के हिसाब से चलते हैं। तो आपको पता चलेगा कि कौन सी सोशल प्रैक्टिस है या सोशल सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें कमेंट किया गया है। आपको ढेर सारे ऐसे पैटर्न्स मिलने वाले हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ पॉलीएंड्री के बारे में, ठीक है, तो पॉलीएंड्री के बारे में, पॉलीगैमी ये शब्द सुना है ना, मतलब बहुविवाह के बारे में और बहुपत्नी के बारे में, दोनों बातें। बहुविवाह बहुपत्नी का मतलब एक तरीके से ऐसा क्लियरली मैं बता दूं, क्योंकि ये वर्ड कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, कि एक जगह कई बार ऐसे सिचुएशन देखोगे आप, पॉलीएंड्री, एक वुमेन शी इज़ हैविंग मल्टीपल हस्बैंड्स, ठीक है, जैसे महाभारत में आपको रेफरेंस देखने को मिलेगा। एंड एट सम इंस्टेंस यू विल सी कि एक ही पर्सन की, एक मेल की कई वाइफ हैं, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ डाउट्स भी आएंगे इतिहासकारों के दिमाग में कि उस समय ऐसी क्यों प्रथा चल रही है। वी कैन ऑल्सो कैच अ ग्लिम्स ऑफ सम सोशल एक्टर्स फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस, कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जिनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स निकल के आएंगे जिन कैरेक्टर्स के बारे में समझने को मिलेगा, ठीक है। जैसा कि हमने पहले देखा है चैप्टर 2 में, थोड़ी बहुत हमें पता चला कि किस तरह से, एक बहुत छोटी ग्लिम्स मिली थी कि इंस्क्रिप्शन वगैरह में अलग अलग ब्राह्मणास हैं, क्षत्रियास हैं, वैश्यास हैं, कुछ शूद्र या निचले कैटेगरी के लोग हैं। तो इसका थोड़ा सा ग्लिम्स मिला था, वो भी इंस्क्रिप्शन से, कि सोसाइटी को किस तरह से बांटा गया है। ज़्यादा डिटेल नहीं थी, डिटेल तो पूरी अब आपको आगे मिलेगी, क्लियर है। तो सोशल कैटेगरीज वगैरह के बारे में आपको पूरा पर्सपेक्टिव समझने को मिला था यहाँ पे। We need to keep in mind who composed what and for whom। तो हमें ये समझना होगा कि ये जिन लिटरेचर्स को लिखा गया है यहाँ पे, इन लिटरेचर्स को बेसिकली किसने लिखा और किस पर्पस से लिखा, किसके लिए लिखा, यानी क्या ये लिखना ज़रूरी था, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट थी। जैसे मान लो मैं कहूँ कि वर्ण व्यवस्था को बांटना था, तो वर्ण व्यवस्था को बेसिकली जो डिस्क्राइब किया गया है वेदास में, ये पहले तो वेदास को माना जाता है कि ओरल ट्रेडिशन है,
लेकिन बाद में फिर वो राइटिंग के फॉर्म में आया, लिखा गया उसको, यानी कई सालों से पहले वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा वो ज्ञान चलता था, लेकिन फिर बाद में 1500 बिफोर कॉमन एरा के आसपास उस वेद को लिखा गया है। तो जब लिखा गया होगा तो कई बार ये भी हो सकता है ना कि हो सकता है उस समय की पर्टिकुलर सोसाइटी के हिसाब से उनको ज़रूरी लगा हो कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनको लिखना चाहिए, माइट भी, या फिर उन्होंने सोचा होगा कि ये आइडियल नॉर्म है और ऐसी ही सोसाइटी होनी चाहिए। इनफैक्ट यही हो सकता है कि ये आइडियल नॉर्म है जो वो लिख रहे हैं और इसी हिसाब से सोसाइटी को आगे होना चाहिए। तो कौन लोग थे इनको लिखने वाले, ठीक है, और ये किसके लिए लिख रहे थे, ठीक, ये हमें पता चलेगा किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे थे, क्या सोच थी उनके दिमाग में उस चीज़ को लेके, ठीक है। सो वी ऑल्सो नीड टू कंसीडर द लैंग्वेज यूज्ड, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसे ज़्यादातर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। संस्कृत भाषा कुछ जगह पर सभी लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, नॉट एवरी वन इज एबल टू डिकोड द संस्कृत लैंग्वेज, इज इट राइट? यस। सो वी कैन सी कि लैंग्वेजेस कुछ लिटरेचर में हमें ऐसी मिलती हैं विच वॉज नॉट कॉमन फॉर एवरी वन, एंड इन सर्टेन टेक्स्ट, कुछ लिटरेचर और टेक्स्ट में आपको क्या दिखेगा कि कॉमन लैंग्वेज है विच कैन बी ईजिली अंडरस्टूड टू एवरी वन, विच कैन बी कॉम्प्रीहेंड बाय एवरी वन, जो कि सबके द्वारा आसानी से समझी जा सकती है। क्लियर है? तो द लैंग्वेज यूज एंड द वेज इन विच द टेक्स्ट सर्कुलेटेड, हाउ द टेक्स्ट वॉज सर्कुलेटेड, वॉज इट सर्कुलेटेड इन अ जेन्युइन वे, ओरल ट्रेडिशन के थ्रू, किस तरीके से ये टेक्स्ट जो है सर्कुलेट हुआ है, ठीक है। मतलब होता है ना, जैसे टेक्स्ट के भी सर्कुलेशन या बुक के भी सर्कुलेशन के पीछे बात हो सकती है कि भैया इसको बहुत वाइडली सर्कुलेट किया गया, या पर्टिकुलर किसी किंग के दौरान सर्कुलेट किया गया, या फिर बहुत सारे लोगों ने इसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया, या कुछ ही सेक्शन के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, डिपेंड करता है, ठीक है। यूज्ड केयरफुली, टेक्स्ट अलाउ अस टू पीस टुगेदर, ठीक है, यानी कुछ भी हो जब हम और अच्छे से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं, कोई भी आपके पास लिटरेचर है, कोई भी आपके पास बुक है, कोई भी आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो जब कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तो इस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हम जब केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि ध्यान रखो जब आप बुक को या उसके अंदर के कंटेंट को अच्छे से डिकोड नहीं कर पाओगे तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको बहुत साइंटिफिकली, जेन्युइनली, लॉजिकल बेसिस पर रीज़न के साथ में उस टेक्स्ट को डिकोड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, आंख मूंद के हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है ना। तो आपको लॉजिकली, आपको विद रीज़न, आपको साइंटिफिक ग्राउंड्स पे इन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी होगी ना कि कितना है ना। इसके अलावा केयरफुली, मतलब आज के डेट में तो आप इस हिसाब से समझोगे ही, उस समय भी इतिहासकार प्रॉपर जो भी अवेलेबल प्रैक्टिसेस हैं, एविडेंसेस हैं, इनको कोलेट करके, इनको कोरिलेट करके और इनको आपस में मिला के समझने की कोशिश करेंगे। तो टेक्स्ट अलाउ अस टू पीस टुगेदर, इस तरीके से ये हमें बताता है कि उस समय क्या एटीट्यूड था, क्या प्रैक्टिसेस थी और किस तरीके की सोशल हिस्ट्री थी। इतना समझ में आ गया तो अब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि अब हम उस पर्टिकुलर बुक को लेके डिस्कशन शुरू करेंगे थोड़ा सा, जिस बुक के बारे में आप पूरा पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। तो कुल मिला के जैसे मैंने चैप्टर की जो शुरुआत हो रही है ना, देखो तो यहाँ पर आप जो पढ़ने वाले हो वो क्या हो रहा है इसके बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है। चलो, महाभारत का क्रिटिकल एडिशन बेसिकली थोड़ा सा हम देखेंगे आगे चल के अभी, ठीक है, कि ये क्रिटिकल एडिशन कब तैयार हुआ और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलो, इन फोकसिंग ऑन दी महाभारत, महाभारत में जब हम फोकस करते हैं बेसिकली तो एक एपिक है, आपको पता है रामायण एंड महाभारत, दीज टू आर दी एपिक्स, ठीक है। एपिक यानी महाकाव्य बोलते हैं इनको। महाकाव्य का मतलब, तो महाकाव्य का मतलब होता है, एपिक का मतलब होता है स्टोरीज, बेसिकली ये बड़ी स्टोरीज होती हैं, ठीक है, लॉन्ग स्टोरीज, काफ़ी लंबी स्टोरीज होती हैं जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं, बड़े लेवल पर इमेजिनेशंस में भी लिखी जा सकती हैं, ठीक है, रियल चीज़ों के ऊपर भी लिखी जा सकती हैं। तो स्टोरीज, बेसिकली द लॉन्ग स्टोरीज आर नोन एज द महाकाव्य, ऑल राइट, जिसमें अप्रॉक्स 1 लाख अराउंड वर्सेस हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, बहुत विशाल, कोलोजल का मतलब है बिग, बड़ा, ठीक है ना। 1 लाख श्लोक बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। विद डिपिक्शंस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के सामाजिक वर्ग हैं, ठीक है, जो अलग अलग कार्य करते हैं, यहाँ पर सोशल कैटेगरीज हैं
और सिचुएशंस हैं, जिन सिचुएशंस में आप देख रहे हैं कि पहले एक ही फैमिली के लोग बहुत बढ़िया से रह रहे हैं, जिनके बीच में बहुत बढ़िया एक कोऑर्डिनेशन है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या देखने को मिलता है कि इसी फैमिली के लोगों के बीच में बिटरनेस शुरू हो जाती है, एनिमोसिटी शुरू हो जाती है, एंड दे फाइनली दे एंड अप फाइटिंग, एक बहुत भयानक वॉर होगा। चलो, वी ड्रॉ ऑन वन ऑफ द रिचेस्ट टेक्स्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो हम इस तरीके से महाभारत, जो कि इनफैक्ट पूरे सब कॉन्टिनेंट का, इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट का, अराउंड द वर्ल्ड कह दो, आप कह दो, नॉट ओनली द सब कॉन्टिनेंट, उस समय सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से माना जा सकता है हिस्टोरियंस को। इनफैक्ट आज ये लाइन चेंज करनी चाहिए। तो ये रामायण और महाकाव्य जो है, ये तो बहुत वॉल्यूमिनस टेक्स्ट हैं, मेरे ख्याल से ये पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए तो वॉल्यूमिनस टेक्स्ट हैं, ऐसे टेक्स्ट और दूसरे नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इन टेक्स्ट से हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सोशल सिचुएशंस हैं, क्या सोशल कैटेगरीज हैं, सब कुछ, ठीक है। इस महाभारत को समझने के लिए उस ज़माने में ब्रिटिशर्स कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, जो कि अभी जस्ट शुरू होगा, टेंशन लेना नहीं। अभी जस्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड चल रहा है। आपके बुक में आपने देखा होगा कि एक जो ग्रे कलर का पूरा एक बॉक्स है आपके पेज में, जो कि बैकग्राउंड बताता है, और बैकग्राउंड के बाद मेन टॉपिक शुरू होता है, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। तो उस बैकग्राउंड पोर्शन को मैं समझा रहा हूँ, एंड देन वी विल गो टू द क्रिटिकल एडिशन। सो महाभारत वॉज कंपोज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ अप्रॉक्स 1000 ईयर्स, अबाउट 1000 ईयर्स, around 500 before common era. So you should remember this year. They are trying to relate कि might be it was written around this time period, okay? 500 before common era, ये वो टाइम पीरियड है जब हो सकता है ये लिखा गया होगा। There is कोई ऐसा सटीक एविडेंस नहीं है, नो एग्जैक्ट एविडेंसेस आर देयर, ध्यान रखना, ठीक है। कोई ऐसा सटीक एविडेंस यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा जो ये प्रूफ कर दे कि हाँ ये इसी टाइम पे लिखा गया है। क्लियर है, 500 बिफोर कॉमन एरा के आसपास लिखा गया है। बट ठीक है, एक ऑन एन एवरेज हमारे पास जो टाइम लाइन है उस हिसाब से हम मानते हैं कि ये 1000 समय के आसपास लिखा गया है, ठीक है। एंड सम ऑफ द स्टोरीज इट कंटेन्स में हैव बीन इन सर्कुलेशन इवन अर्लियर, देखो, ठीक है। तो ये इस चीज़ पे आपको नहीं जाना है कि 100% इसी के आसपास होगा, माइट भी ये आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है, और ही पीछे होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसा इतिहासकार समझते हैं, उसमें बहुत इंक्लूड करने के पहले मतलब लगता है कि वो शायद पहले सर्कुलेशन में रही होंगी और फिर बाद में इस बुक को लिखने के दौरान उन स्टोरीज़ को इस बुक में जगह दी गई होगी, ठीक है। द सेंट्रल स्टोरी इज़ अबाउट 2 सेट्स ऑफ वैरिंग कजिन्स। ये पूरी कहानी जो है ये एक ही परिवार के 2 ग्रुप के बारे में है, ठीक है। वन इज़ पांडवास एंड द अनदर वन इज़ कौरवास, ओके, जिनके बीच में युद्ध हो रहा है। दे आर बेसिकली कज़न। अब देखो यहाँ पर अभी समझते चलो, ये कज़न वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और पूरा आप क्या समझने वाले हो, पूरे इस वीडियो में इसी की मीनिंग समझने वाले हो कि किनको आपको कज़न कंसिडर करना है, मतलब किनको आप करते हो, क्योंकि बुक नहीं बताएगी किसको करना है किसको नहीं करना है बेसिकली, कि कल से आप शुरू कर दो भाई उस तरीके से बुक में लिखा है ये मेरा कज़न नहीं है या है। कुल मिला के ये डिपेंड करता है अलग अलग फैमिली नॉर्म्स में, अलग अलग रीजन्स में, कितने अमाउंट में आप ये, मतलब होता है ना, एक बाउंड्री ऐसी बनी हुई है, वहीं पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी जब उस वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे कि आप कितनी दूरी पर अपने इन रिलेशंस को रखते हो, ठीक है। कि जैसे हमारे ब्लड रिलेटिव्स हैं वो हमारे कज़िन हैं, या हमारे जो ब्लड रिलेटिव्स नहीं हैं वो कज़िन हैं, कुछ लोग ब्लड रिलेटिव हैं तो भी कज़िन नहीं हैं, इस तरीके की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो ये सब कुछ क्लियर होगा वहाँ पे। द टेक्स्ट ऑल्सो कंटेन सेक्शंस लेइंग डाउन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर फॉर वेरियस सोशल ग्रुप, मीन्स हाउ टू बिहेव फॉर द पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, दैट इज ऑल्सो रिटन इन दिस टेक्स्ट। यानी इस बुक में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि किस सेक्शन, what is the duty of the Shudras and how they should behave, what is their basically duty when they are dealing with the upper caste people। तो जब उनके पास उच्च वर्ग के लोग हैं तो उनको किस तरीके से बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, यानी अलग अलग सोशल ग्रुप का क्या बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ रिटन ओकेजनली दो नॉट ऑलवेज प्रिंसिपल कैरेक्टर सेम टू फॉलो दीज नॉर्म्स, यानी हमें जो ये यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट कि किस तरह से डिफरेंट सोशल ग्रुप को बिहेव करना चाहिए, ये हमें इस बुक के जो प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं ये प्रैक्टिस करते हुए दिखे। मतलब आप समझ लो कि बुक में अगर इंक्लूड है तो इसका मतलब सिंपल सी चीज़ है कि वो चीज़ उस समय प्रैक्टिस हो रही होगी, तभी तो वो लोग लिख भी रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, मतलब सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे नहीं होगा, वो ऐसा
दिखाया जाएगा कि स्टोरी का जो कैरेक्टर है वो उन सोशल नॉर्म्स या प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस कर रहा है बेसिकली, है ना, अपने इम्प्लीमेंटेशन में लिया हुआ। व्हाट डज कन्फर्मिटी विद द नॉर्म्स एंड डेविएशंस फ्रॉम देम सिग्निफाई। ठीक है, तो मान लो कभी ऐसा हो कि वो जो सेट नॉर्म्स हैं, ठीक है, उनसे डेविएशंस हो तो क्या मतलब निकालेंगे हम। ठीक है, क्योंकि अगर सेट पैटर्न्स के हिसाब से चीज़ें चलनी हैं कि किस सोशल ग्रुप को किस तरीके से बिहेव करना है, तो ये तो ठीक है और वो लोग कर भी रहे हैं। लेकिन अगर हमें कहीं पर इस तरह के केसेस मिले कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में जो नॉर्म्स लेड डाउन है वो उनसे डेविएट हो रहा है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा है, तो हम क्या मानेंगे। विल सी, हम देखेंगे। इट इज़ जस्ट अ क्वेश्चन कि इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हमारे पास बुक का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन खत्म हो रहा होगा तो शायद हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। हो सकता है वो व्हिम्सिकली कर रहा हो अपनी सनक के हिसाब से, या हो सकता है उसके कुछ अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक बेनिफिट्स हों, उसके खुद के हित हों इसमें, एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। नाउ कमिंग टू द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। ऑलराइट, क्रिटिकल एडिशन का मतलब है कि हम थोड़ा सा समझते हैं इसको बहुत अच्छे से, है ना। ये एडिशन आया कैसे, इसको बहुत बढ़िया से आपको इसके प्रॉज कॉन्स और इसके सारे मतलब समझ रहे हो ना, बहुत बढ़िया तरीके से इसका एनालिसिस करने के बाद एक एडिशन तैयार किया जाएगा और उस एडिशन के हिसाब से फिर पूरी चैप्टर का जो सोशल नॉर्म है वो डिसाइड होगा। कुल मिला के कहानी समझाता हूँ तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। हुआ क्या, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, व्हेन ब्रिटिशर्स आर देयर, ठीक है, आपको पिछले ही वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, आप पिछले वीडियो में जो बताया उसमें ये बताया था कि व्हेन ब्रिटिशर्स आर देयर, तो अंग्रेज़ों को समझना है भारत को। ठीक है, और समझने के लिए ज़रूरी है कि या तो आपसे बहुत पहले से जुड़े हुए हों या फिर आपसे जुड़ा हुआ कोई लिटरेचर, कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो आपके बारे में बता दे। तो आपके बारे में तो ठीक है, एक इंसान के बारे में ठीक है, लेकिन जब एक देश के बारे में पूरा समझना है, पूरा कस्टम, ट्रेडिशन, पैटर्न, हिस्ट्री समझना है, तो फिर देश का इतिहास काम आएगा, है ना। अब देश का जो इतिहास है वो इस हिसाब से है कि अभी ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं थी उस ज़माने में। 18-19 सेंचुरी में तो शुरुआत चल रही है देश के इतिहास को खोजने की। तो उस समय आपको मैंने शायद बताया हुआ है, देयर वाज अ बॉडी नोन एज एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, तो जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इट वाज फाउंडेड बाय द विलियम जोन्स। ठीक है, 1784, 1784 में। ठीक है, in 1784 it was founded by the William Jones. So the whole sole purpose of the Asiatic Society of Bengal was to translate the literature, all the available literature in the Indian subcontinent, पूरा का पूरा प्रॉपर ट्रांसलेट करना इन द इंग्लिश लैंग्वेज। एंड इंग्लिश लैंग्वेज में जब ट्रांसलेट हो जाएगा तो द ब्रिटिशर्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द लोकल कस्टम्स, पैटर्न्स, ट्रेडिशंस, सब कुछ। उसी में सोशल नॉर्म्स को समझने के लिए जब प्रयास किए जा रहे हैं तो उनको एक बुक मिली जिसका नाम है महाभारत। एक्चुअली थोड़ा बहुत फीडबैक भी आप कह सकते हो कि भैया लोगों से लिया होगा उन लोगों ने कि आप बता दो आपकी कौन सी किताब है जिसमें हमको पूरा आपके सोशल नॉर्म्स के बारे में समझ में आ जाएगा, है ना, किस तरह से पैटर्न था। तो मनुस्मृति सजेस्ट किया गया होगा और कुछ धर्मशास्त्र सजेस्ट किए गए होंगे। फिर महाभारत का भी जिक्र आया होगा तो लोगों ने कहा होगा कि महाभारत भी पढ़ लो भैया। अंग्रेज़ों को सजेस्ट किया होगा ना कि महाभारत पढ़ने पर तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ एक फैमिली के दो पार्ट्स जो है वो फाइट कर रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा इनको अंग्रेज़ों को कि चलो कुछ तो नेगेटिव पॉइंट मिल रहा है इंडिया के बारे में, यही समझे हम क्या है। ठीक है, हालांकि उसमें बहुत पॉजिटिविटी भी है लिटरेचर में पूरा। चलो, अब उस समय क्या है कि महाभारत के बहुत सारे एडिशंस अवेलेबल हैं। देयर आर मल्टीपल एडिशंस ऑफ महाभारत। वाई, आपको पता है कि भाई रीज़न, इंडिया में इतने सारे क्षेत्र हैं, इतने सारी लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे कस्टम्स हैं। ठीक है, द ह्यूज डाइवर्सिटी इज देयर इन दिस कंट्री। तो रीजनल डाइवर्सिटी में क्या होता था कि कुछ कहानियों में भी थोड़ा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आ जाते थे। ठीक है, तो इन ट्विस्ट और टर्न्स को उस बुक में एडजस्ट किया गया है। तो अब आप अलग अलग रीजन के अलग अलग लैंग्वेजेस में जब बुक पढ़ेंगे तो फिर कहानी में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो एक ऐसा क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर किया जाए, एक ऐसा बुक प्रिपेयर किया जाए जो थोड़ा सा कॉमन हो। तो दैट एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्टार्टेड। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में क्या किया गया कि बहुत सारे जो उस समय स्कॉलर्स हैं,
एक्सपर्ट्स हैं संस्कृत वगैरह के, ठीक है, और डिफरेंट लैंग्वेज के, इनको कहा गया कि भैया गवर्नमेंट जो है आपको स्कॉलरशिप देगी, यानी रहने खाने और सारी चीज़ों की सुविधा उपलब्ध कराएगी आपको। एंड व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है बेसिकली, आपको करना बहुत कुछ नहीं है, आपको महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन प्रिपेयर करना है। ऑलराइट, सो दैट प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1919, बहुत लेट 20th सेंचुरी में शुरू हो रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना 20th सेंचुरी में प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। इधर जलियांवाला बाग इवेंट हो रहा है और उधर शुरू हो रहा है, ठीक है ना, चलो मतलब उसी ईयर के आसपास है, वो तो अप्रैल में हो गया था, ठीक है। तो 1919 द वेरी 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 इंपॉर्टेंट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो 1919 was the year when that scholarship project, ambitious scholarship project started by the Britishers, ठीक है। इसके जो हेड हैं वो कौन है, वी.एस. सुखांतर, बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी थे उस समय, लिंग्विस्टिक थे, ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेजेस जानते थे, संस्कृत के भी बहुत बड़े स्कॉलर थे। सो वी.एस. सुखांकर के अंडर में ये जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ, ठीक है। अब इसमें अकेले ये कर नहीं सकते थे, इसलिए इनको बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स की ज़रूरत थी, और कोई भी स्कॉलर ऐसे काम तो करेगा नहीं भैया, एक दिन का काम नहीं है, सालों लगने वाले हैं इस काम में, तो उनके रहने खाने, उनकी सैलरी, इनका जो है खर्चा वर्चा तो लगेगा ना, कोई ऐसे फ्री में काम तो करने वाला नहीं है। सो इस प्रोजेक्ट में प्रॉपर स्कॉलरशिप अवार्ड की गई सभी लोगों को, ठीक है। अब जब स्कॉलर्स सेलेक्ट हो गए है ना कि भैया इन स्कॉलर्स को अब इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनलाइज कर लिया गया है, देन अ टीम वाज फॉर्म्ड, एक टीम बनाई गई, ठीक है, डजन्स ऑफ स्कॉलर, लगभग समझ रहे हो ना, डजन्स ऑफ स्कॉलर, मतलब एक स्कॉलर नहीं है, 2 स्कॉलर, 5 स्कॉलर नहीं है, ठीक है ना, ऐसे दर्जनों स्कॉलर हैं जिन स्कॉलर्स की एक टीम बनाई गई, ध्यान रखना। एंड दे इनिशिएटेड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। अब ये सब संस्कृत के एक से एक प्रकांड विद्वान हैं, ठीक है, और इन सबको टास्क दी गई है कि आपको संस्कृत वर्जन का एक एडिशन तैयार करना है महाभारत का, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली डिड दिस इन्वॉल्व, इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या हुआ। इनिशियली इट मेंट कलेक्टिंग संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द टेक्स्ट। शुरुआत में अलग अलग क्षेत्र में जो डिफरेंट रीजन्स में अलग अलग टाइम पीरियड की जो कमेंट्रीज हैं महाभारत की, वो इकट्ठी की गई मैन्युस्क्रिप्ट, समझ रहे हो ना, मैन्युस्क्रिप्ट, इनमें से बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो हैंड रिटन होंगी, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत पुराने वैदिक काल की होंगी जो हैंड रिटन होंगी, उस समय इंक विंक का तो प्रचलन नहीं है, तो बहुत सारी हैंड रिटन का मतलब है कि वैसे पाम लीव्स वगैरह में, है ना, प्रॉपर रिटन होंगी। तो जो पुरानी संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, हाथ वगैरह से लिखी हुई पांडुलिपियां हैं, उनको एकत्रित किया गया है, ठीक है, डिफरेंट स्क्रिप्ट में, चाहे ब्राह्मी में लिखी हो, खरोष्टी में लिखी हो, देवनागरी में तो बाद में लिखी जाएगी, ठीक है, संस्कृत में लिखी गई हो, नीचे दक्षिण भारत की भाषाओं में तंत्र संस्कृत के अलावा क्या नाम है, तमिल, तेलुगु या इन भाषाओं में लिखी गई, तो इनके सब डिफरेंट स्क्रिप्ट के हिसाब से उसको तैयार किया गया, मतलब खोजा गया। अभी तो रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ठीक है, कलेक्शन शुरू हो रहा है, लोग विजिट कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, या फिर ना अगर जा पा रहे हैं तो वो वहाँ से किसी पर्सन को बुला रहे हैं, है ना। तो अभी रिसर्च चल रहा है, और रिसर्च में कोशिश हो रही कि हर जगह से, देश के अलग अलग हिस्सों से, डिफरेंट पार्ट से जो ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं संस्कृत की, महाभारत की, वो इकट्ठी हो जाएं। चलो, देन द टीम वर्कड आउट अ मेथड, इसके बाद इन्होंने उसको पढ़ा बहुत अच्छे से, ठीक है, समझा, ठीक है, दे कॉम्प्रिहेंडेड इट, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, तभी तो क्रिटिकल एडिशन तैयार हो रहा है ना। तो बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझने की कोशिश की इन लोगों ने, और इसके बाद मतलब पढ़ाई वढ़ाई शुरू हुई उसके ऊपर। संस्कृत के जो स्कॉलर हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ वी.एस. सुखांकर, ठीक है। सो द टीम वर्कड आउट अ मेथड। अब जब पढ़ लिया प्रॉपर, तो फिर उन्होंने देखा कि थोड़े बहुत वेरिएशंस हैं, जैसा कि मैंने कहा अभी। अब वेरिएशंस हैं तो इन वेरिएशंस को कैसे ओवरकम किया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन शुरू हुआ। तो दे ड्रॉ आउट अ मेथड, इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, सबको कंपेयर करते हैं, पहले हम प्रॉपर कंपेयर कर लें और उसमें देखें कि किस जगह पर क्या है, उसको नोट करते चलते हैं, ठीक है। चलो, नोट कर लिया, प्रॉपर उनकी अलग नोट्स बन गई, ठीक है, जो वर्सेस थे, ठीक है, कॉमन है, जो कॉमन वर्सेस हैं उनको अलग कर लिया, और इसके बाद जो थोड़ा बहुत डाइवर्सिटीज आ रही थी, वेरिएशंस आ रहे थे, उनको अलग कर लिया। अल्टीमेटली दे सिलेक्टेड वर्सेस दैट अपीयर्ड कॉमन, और इसके बाद जितने भी कॉमन वर्सेस, जब उन्होंने देखा कि वेरिएशन तो सिर्फ क्या है, पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से वेरिएशन आ रही है, तो हो सकता है वहाँ पर जब लिखा गया होगा तो रीजनल जो भी स्कॉलर रहा होगा, पर्सन रहा होगा, उसने वेरिएशन ऐड की होगी। कॉमन चीज़ जो लिखी हुई है, इसका मतलब ये कॉमन ही है और शुरू से चली आ रही है।
ठीक है, क्योंकि रीजनल जो है वो अलग अलग हिसाब से वैरी कर रही थी, लेकिन बहुत सारा बड़ा जो पार्ट है उसका वो कॉमन था। तो अल्टीमेटली दे सिलेक्टेड द वर्सेस, ऐसे श्लोकों को उन्होंने यहाँ से सेलेक्ट किया जो कॉमन हैं, ठीक है, यानी दे वर रिटन इन ऑल दी वर्जन्स, सारे वर्जन्स में वो लिखे हुए हैं, एंड देन पब्लिश दीज इन सेवरल वॉल्यूम्स, ठीक है, रनिंग इनटू ओवर 13,000 पेजेस। कैन यू इमेजिन 13,000, अ बुक ऑफ 13,000 पेजेस, ठीक है, उसमें भी बहुत सारा मसाला हटा दिया इन लोगों ने, ठीक है ना। हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में और चेंजेस किया गया, हो सकता है बहुत सारी और कमेंट्री को शॉर्ट किया गया होगा, ठीक है। तो 13,000 पेजेस की जो वॉल्यूमिनस बुक है दैट इज़ नाउ रेडी, ठीक है, फॉर द पब्लिक, फॉर द पीपल टू रीड। द प्रोजेक्ट टुक 47 ईयर्स टू कंप्लीट, ठीक है, 47 साल लग गए, आसान नहीं था, मैंने इसीलिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, स्कॉलरशिप अवार्ड की गई थी। 47 ईयर्स यानी अपना पूरा जीवन ही दे दिया इन लोगों ने इस काम को करने में, है कि नहीं। हो सकता है बहुत सारे लोग बीच में रिटायर हो गए होंगे काम करते करते, और नए लोगों को भी भर्ती करनी पड़ी होगी, ठीक है ना। 47 ईयर्स, इट टुक 47 ईयर्स टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट, एंड टू थिंग्स बिकम अपेरेंट, इसमें दो चीज़ें निकल के आई। पहली चीज़ क्या, देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन द संस्कृत वर्जन, संस्कृत वर्जन में पूरी स्टोरी जो लिखी गई है, तो जो संस्कृत वर्जन की स्टोरी है, ठीक है, उसमें चीज़ें कॉमन हैं, ठीक है। एविडेंट इन मैन्युस्क्रिप्ट, हर मैन्युस्क्रिप्ट में उनका एविडेंस मिलता है, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट के जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनमें सब में उनका एविडेंस मिलता है, ठीक है। चाहे आप कश्मीर में अगर मैन्युस्क्रिप्ट पाए हो महाभारत की, तो वो अगर संस्कृत वर्जन में लिखी गई है तो उसमें वो सिमिलैरिटी है। नेपाल में से मिलेगी आपको, नॉर्थ केरला से मिलेगी, तमिलनाडु, यानी कहीं से भी मिलेगी आपको, ठीक है। मतलब नॉर्थ केरला नहीं, सॉरी, ऐसा मतलब कश्मीर और नेपाल इन द नॉर्थ एंड केरला एंड तमिलनाडु इन द साउथ, मतलब नॉर्थ और साउथ का कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है। वो एक साथ ऐसा पढ़ दिया मैंने, तो डोंट, है ना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं उस पर। तो नॉर्थ और साउथ में अगर हम जाएं तो नॉर्थ में चाहे आप कश्मीर और इनफैक्ट केरल चले जाओ, आपको नेपाल चले जाओ, ठीक, कश्मीर और नेपाल चले जाओ, और साउथ में चाहे आप तमिलनाडु और केरला चले जाओ, तो आपको जो सिमिलैरिटी है संस्कृत वर्जन में वो एक जैसी देखने को मिलेगी, ठीक है। होपफुली क्लियर होगा। Also evident were enormous regional variations in the ways in which the text had been transmitted। और इसके अलावा इसके सर्कुलेशन, अभी आपने देखा था ना जब वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि ये भी देखना होगा कि टेक्स्ट कैसे सर्कुलेट हुआ है, तो यहाँ पर वो चीज़ समझ में आती है कि कैसे टेक्स्ट सर्कुलेट हुआ। टेक्स्ट सर्कुलेट होने के दौरान उसमें बहुत सारे रीजनल जो आउटलुक्स हैं, वो रीजनल कमेंट्रीज़ के थ्रू जो लोकल लोगों ने कुछ लिखा है उस तो थोड़ा बहुत अपना कुछ भी इंक्लूड कर दिया है, तो कुछ रीजनल वेरिएशंस जो है, विभिन्नताएं यहाँ पर ऐड हो गई हैं। इसका मतलब है कि द टेक्स्ट वाज, actual text was written in a different manner, and then when it was circulated by the people in different regions to that particular region, then some regional variations were added, ठीक है। तो कुछ रीजनल वेरिएशंस ऐड की गई। दीज वेरिएशंस वर डॉक्यूमेंटेड, इन्होंने पूरा हटाया नहीं, उसको अलग कर लिया था। तो फुट नोट्स होती है ना आपके बुक पे, आपके जो भी आपका बुक है पर्टिकुलर, उसमें आप देखते हैं एस्ट्रिक करके फिर नीचे कुछ लिख दिया जाता है ना, कमेंट करके। तो वैसे ही उन वेरिएशंस को डॉक्यूमेंटेड कर दिया फुट नोट्स के तौर पर, ठीक है, या अपेंडाइसिस ऐड कर दिए गए मेन टेक्स्ट के साथ में। टेकन टुगेदर मोर देन हाफ द 1300 पेजेस आर डिवोटेड टू दीज वेरिएशंस। समझ रहे हो, मतलब अच्छा खासा वॉल्यूम तैयार किया गया दोनों चीज़ों को मिला के। चलो, इन अ सेंस दीज वेरिएशंस आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो कुल मिला के अगर हम देखें, मतलब एक चीज़ तो वो हमें समझ में आ गई, दूसरी चीज़ जो है ये कि ये जो छोटी छोटी वेरिएशंस निकल के आ रही हैं, ये क्या रिफ्लेक्ट करती हैं आपको। ये माइट भी पर्टिकुलर उस एरिया में हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पर रही होंगी, मतलब reflective of the complex process that shaped early and later social history। हो सकता है जब महाभारत लिखी गई हो तो महाभारत लिखे जाने के दौरान जो समाज रहा हो, ठीक है, जो सोसाइटी रही हो ओवरऑल, ये डिफरेंट, और बाद में धीरे धीरे जब उसके रीजनल वर्जन्स आगे बढ़ रहे हैं तब बहुत सारी सोशल प्रैक्टिसेस चेंज हो रही होंगी, ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिसेस में हमें चेंजेस दिख रहे होंगे। तो ये जो सोशल प्रैक्टिसेस में चेंज हैं, इनको भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये जो वेरिएशंस आ रही हैं, ये वेरिएशंस आपको ये शो कर रही हैं कि माइट बी
सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती चली गई होगी और इस कॉम्प्लेक्सिटी को भी जगह दिया गया होगा। तो कुल मिला के आपके सामाजिक इतिहास के सिंप्लीफाइड फेज से कॉम्प्लिकेटेड वाली फेज जो है उसको सबको इंक्लूड किया गया है महाभारत में, ठीक है, थ्रू डायलॉग्स बिटवीन द डोमिनेंट ट्रेडिशन। यानी माइट भी ऐसा रहा होगा कि जो कैरेक्टर्स इस महाभारत के एक्चुअल हैं और वो संस्कृत में उन चीज़ों को लिख रहे हैं, तो लिखने वाले ने लोकल लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिए होंगे ताकि लोकल कस्टम्स को भी उसमें इंक्लूड किया जा सके, क्योंकि वो सिमिलैरिटी रखते रहे होंगे यूनिवर्सल चीज़ों के हिसाब से, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो सकता है कि उस समय के जो कस्टम ट्रेडिशंस हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया होगा। ऑलराइट, तो दे आर इंक्लूडिंग इट थ्रू द डायलॉग्स, ध्यान रखना डायलॉग्स, बातचीत और जो कम्युनिकेशन हो रहा है उन कैरेक्टर्स का, उन कैरेक्टर्स के थ्रू ही इन चीज़ों को रखा जा रहा है, ठीक। एंड रेजिलिएंट लोकल आइडियाज़, इसके साथ साथ ऐसे कुछ आइडियाज़ जो उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, जिनके बेसिस पर सोसाइटी में एक, समझ रहे हो ना, कि सोसाइटी जिनको लेके ही अपनी आइडेंटिटी बना के रखी होगी। हो सकता है वो वुमेन से रिलेटेड राइट्स रहे हों, हो सकता है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स रहे हों, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो जो लोकल आइडिया, रेजिलिएंट लोकल आइडियाज़ हैं या प्रैक्टिसेस हैं, इन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। दीज डायलॉग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मोमेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज कंसेंसस। ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है कोई पर्टिकुलर ऐसा आइडिया हो जिस आइडिया को कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू एक्सप्रेस किया गया हो, जो डायलॉग्स हैं या कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर के डायलॉग्स के थ्रू उसको ऐसा शो किया गया होगा कि यार ये कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहा है, जैसे प्रॉपर्टी के डिस्कशन को लेके अगर कोई बात हो रही, या फिर वो कंसेंसस के साथ भी शो किया जा सकता है। तो माइट भी कुल मिला के ओवरऑल कहने का मेरे पर्पज़ ये है कि रीजनल वेरिएशन को जो लोकल लोगों ने लिखा था, उन लोगों ने बस इसको कोशिश की है कि यहाँ पे एडजस्ट हो जाए और साथ साथ जो कोर आइडिया है उसकी मीनिंग को भी कन्वे कर दे, जो कोर आइडिया है उसकी मीनिंग को भी कन्वे करते चले और प्रॉपर यहाँ पर एडजस्ट हो जाए इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, ठीक है ना। हो सकता है उस जो लिखने वाला है वो कॉन्फ्लिक्टिंग तरीके से इसको लिखे, हो सकता है वो जो मेन एडिशन है उसकी सहमति में उसको लिखे, दोनों चीज़ें हो सकती है। मतलब हो सकता है आपको संस्कृत के कॉमन एडिशन में वही चीज़ सपोर्टिव तरीके से मिले, मतलब एक्सेप्टेंस के मोड में मिले, लेकिन रीजनल जो वर्जन है महाभारत का उसमें वही चीज़ आपको कॉन्फ्लिक्टिंग वे में मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज प्रोसेसेस इज डिराइव्ड प्राइमरली फ्रॉम टेक्स्ट रिटन इन संस्कृत। अब जो संस्कृत एडिशन लिखा गया है इसको बाद में ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट करा समझने के लिए, ठीक है। तो बाद में आपका जो सिलेबस है, अब बात हो रही है यहाँ पे, तो हमारी जो समझ यहाँ पे डेवलप होने वाली है, ध्यान रखना, यानी हमको जो समझाया जाने वाला है इतिहास या सोशल नॉर्म या सोशल पैटर्न, तो हमको समझाने के दौरान आप ध्यान रखोगे कि इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज प्रोसेस, यानी इन प्रक्रियाओं की जो हमारी समझ है वो बेसिकली ब्राह्मणास का जो संस्कृत एडिशन है पुराना वाला, उसी के ऊपर बेस्ड है। व्हेन इश्यूज ऑफ सोशल हिस्ट्री वेर एक्सप्लोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार समाज के ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, हायरार्कीज़ हैं, स्टेटस दिए गए हैं, वेरिएशंस हैं, इनको इतिहासकारों ने समझने की कोशिश की होगी 19th और 20th सेंचुरी के दौरान, ठीक है। तो फिर उन्होंने इन टेक्स्ट, मतलब समझ रहे हो ना कि मजबूरी रही होगी उनकी, क्योंकि ज़्यादा कोई दूसरे ऐसे दस्तावेज मिले ही नहीं होंगे, तब उनको समझ में आया होगा कि क्या फेस वैल्यू है इनकी, क्या इंपॉर्टेंस है इस तरीके की टेक्स्ट की, ठीक है। और ख़ासकर आप देखोगे कि द ब्राह्मण वॉज द डोमिनेंट ग्रुप एट दैट टाइम, ठीक है। द डोमिनेंट ग्रुप जो है वो बहुत सारी चीज़ों को वाइडली डिटेल में इंक्लूड करेगा। तो इसलिए माइट भी जो ब्राह्मणास का एडिशन, या मैं कहूँ जो संस्कृत का एडिशन लिया गया, प्लस कॉमन भी तो है, जब हम देखते हैं तो वेरिएशन सिर्फ रीजनली ही निकल के आती हैं और वो बहुत कम है संख्या में, लेकिन जो संस्कृत का एडिशन है वो आपको नेपाल में भी मिल रहा है, कश्मीर में भी मिल रहा है, ठीक है, कन्याकुमारी में भी मिल रहा है, यानी तमिलनाडु केरल में भी मिल रहा है। तो संस्कृत का जो वर्जन है अगर नीचे दक्षिण की तरफ प्रिवेलेंट है, उत्तर की तरफ प्रिवेलेंट है, तो सिमिलैरिटी रखे हुए, लेकिन कहीं पर अब केरल में दोनों तरीके के वर्जन मिल जाएंगे आपको, संस्कृत का एक्चुअल वर्जन भी मिल जाएगा और संस्कृत के लोकल वर्जन भी मिल जाएंगे, क्लियर है। लोकल लैंग्वेज के वेरिएशन वाले वर्जन मिल जाएंगे, संस्कृत में तो कॉमन ही है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई जो एक्चुअल संस्कृत वाला एडिशन है दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट,
क्लियर है? तो आपको ये समझना पड़ेगा, बिलीविंग दैट एवरीथिंग दैट वाज लेट डाउन इन दीज टेक्स्ट वाज एक्चुअली प्रैक्टिस्ड, कि संस्कृत का जो वर्जन है दैट इज इम्पॉर्टेंट, इट हैज़ अ फेस वैल्यू। वाई? बिकॉज इसमें जो लिखा है अगर ये यूनिवर्सली पूरे कंट्री, पूरे सब कॉन्टिनेंट में इक्वली मतलब इसको डाइवर्ट किया गया, सर्कुलेट किया गया, तो ये प्रैक्टिस किया गया होगा, तभी सबने इसको एक्सेप्ट भी किया है। क्लियर है? तो जो लिखा गया है ये बिलीव करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो इसमें लिखा गया है वो सच है पूरा, कहीं पर कोई भी बदलाव नहीं है। मतलब बदलाव का मतलब एडल्टरी नहीं है कि ऐसा हो कि लिखा कुछ और गया हो और एक्चुअल कस्टम या प्रैक्टिसेस कुछ और नहीं हो। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो लिखा गया है वही उस समय प्रैक्टिस भी हो रहा था। ठीक है, आगे जाके पहले तो संस्कृत में ही लिखा गया है, संस्कृत के साथ साथ इसको संस्कृत में ही पढ़ा गया है, और हमारे बुक में भी जो चीज़ें अभी आप पढ़ने जाने वाले हैं वो भी संस्कृत में ही हैं। उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा था, पाली हो गए, प्राकृत हो गए, या दक्षिण भारत की अन्य भाषाएं, इनके वेरिएशंस को भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा जाएगा, ट्रेडिशंस को समझा जाएगा। बट हम अपने बुक में आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, इनमें मेनली संस्कृत को ध्यान में रख के चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दीज स्टडीज इंडिकेटेड, संस्कृत के और वेरिएशन के सबके अध्ययन करने के बाद हमें क्या पता चलता है, द आइडियाज कंटेंट इन नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट। ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मेटिव संस्कृत? नॉर्मेटिव टेक्स्ट जो होते हैं इनको ऐसे समझो, नॉर्म्स, दे एक्सप्लेन अबाउट द नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब समझ रहे हो ना कि पर्टिकुलर, अब जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि क्या बिहेवियर होना चाहिए एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप का, ठीक है, किस सोशल स्टेटस का क्या बिहेवियर होना चाहिए। सो नॉर्मेटिव टेक्स्ट सिंपली मीन्स द संस्कृत टेक्स्ट which are kind of instructive in nature, कुछ instructions दे रहे हैं, कुछ norms को बता रहे हैं, behaviors को बता रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता चलता है ये स्टडी करने पर कि पूरे महाभारत में जो लिखा गया है वो क्या है, एक तरीके से कुछ ऐसे बिहेवियर पैटर्न के बारे में लिखा गया है, या ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है जिससे पता चलता है कि लोगों को किस तरीके से सामाजिक स्तर पर किस परिस्थिति में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस तरीके से इंटरेक्शन करना चाहिए, सब कुछ। ठीक है, ऑलराइट। सो नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट वेयर ऑन द होल रिकॉग्नाइज एज अथॉरिटेटिव। क्लियर हो गया ना कि ये चीज़ एक अथॉरिटेटिव फॉर्म में लिखी गई है। हाउ यू बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इफ यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। They were also questioned and occasionally they even rejected। कई बार इन सोशल कस्टम्स या नॉर्मेटिव टेक्स्ट को उसी जगह पर देखोगे कि आपको प्रश्न किया गया है। कुछ लोग इसको प्रश्न करेंगे कि भाई हो सकता है किसी जगह पर नेगेटिवली तरीके से कोई बिहेव कर रहा होगा, ठीक है, तो उसको क्वेश्चन किया जाएगा और उसको रिजेक्ट किया जाएगा कि दिस इज नॉट द वे टू बिहेव। ऑलराइट, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड एज वी एग्जामिन हाउ हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्ट सोशल हिस्ट्री। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे इतिहासकार इस बुक को जो है समझते हैं, ध्यान रखना, एग्जामिन करते हैं। ठीक है, और प्रॉपर एग्जामिन करके वो सामाजिक इतिहास या सोशल हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये आपको देखने को आगे मिलेगा, पूरे जो आगे टॉपिक आने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स में ये सारी चीज़ें डिटेल में मिलने वाली हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, plus classes, the benefits of plus classes, you all are invited to the plus classes। why? क्योंकि बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ का बैच चल रहा है, CUET के बैचेस चल रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आप स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हैं। तो वो सब कुछ जो चल रहे हैं वो आपको प्लस क्लासेस पर ही मिलते हैं। तो प्लस क्लासेस पर क्या ऐसा बेनिफिट है, जब आप जुड़ते हैं तो वो आपकी वैल्यू एडिशन करता है। पहला कि प्लस क्लासेस आपको ऑनलाइन मोड में ऑफलाइन का एक्सपीरियंस देता है। ठीक है, ये तो यू कैन इंटरैक्ट विद योर टीचर, रियल टाइम इंटरैक्शन, रियल टाइम इंटरैक्शन। एक इंटरैक्शन ये भी हो रहा है जो हम अभी इस तरीके से मिल रहे हैं, तो आपके हाथ में भी एक डिवाइस है और मेरे पास भी कुछ डिवाइसेस है जिसके थ्रू मैं आपको ये कंटेंट भेज रहा हूँ और आप उस तरफ समझ रहे हैं। लेकिन इस इंटरैक्शन में प्रॉब्लम एक ही है कि अगर आप मुझसे कोई डाउट पूछना चाहें, यानी ये इंटरैक्शन एक तरीके से वन वे कम्युनिकेशन हो गया। इसको टू वे कैसे बना सकते हैं? टू वे बनाने के लिए मतलब रियल टाइम पर ही आपकी डाउट्स और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दें हमने ये प्लस का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, आपको ऑफर किया है। तो यू कैन इंटरैक्ट विद योर टीचर इन द रियल टाइम मैनर। ठीक है, हाउ यू कैन चैट विद योर टीचर, यू कैन शेयर द इमोजीज, है ना, कैसा फील कर रहे हैं आप उस क्लास के दौरान,
ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया, कैसा लग रहा है आपको, तो ये सब कुछ मतलब मज़ेदार टाइप का एक्सपीरियंस। देन आपको चैट तो करना है वो तो ठीक है, लेकिन अब आपको कोई इंपॉर्टेंट डाउट पूछना है, ठीक है, मतलब आपने अपनी नॉर्मल बात कह दी, लेकिन हो सकता है आपको डाउट भी हो कुछ पढ़ाने के दौरान, तो यू कैन आस्क योर डाउट। तो क्वेश्चन टैब है जिसमें आप लिख के अपना डाउट बता सकते हैं। एट द सेम टाइम यू कैन कॉल योर टीचर, यू कैन रेज योर हैंड और आप कनेक्ट हो जाएंगे टीचर के साथ में और आप बातचीत कर सकते हैं वहाँ पे, आप अपने डाउट को सुन के जो है वो समझ सकते हैं, उसका आंसर समझ सकते हैं। तो दिस इज़ मोर इंटरैक्टिव, है ना। देन टीचर विल एसेस योर लर्निंग, आपकी पढ़ाई ना सिर्फ आपको समझाई जाती है, आपके कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ समझाया जाता है बल्कि एसेस भी किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से कि आपने सीखा कि नहीं सीखा। और वो कैसे, वी कैन ऑर्गेनाइज दी पोल्स, तो हम पोल्स ऑर्गेनाइज करके आपको बहुत बढ़िया तरीके से इसको एसेस करते हैं। तो हमने क्वेश्चन पूछ लिया पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, क्वेश्चन जैसे ही पूछा वैसे ही हमने MCQs जनरेट कर दिए इन फॉर्म ऑफ पोल 4 ऑप्शन के साथ, और आप लोगों को बस क्लिक करना है कि भाई इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा, ठीक है। देन वी विल जनरेट द पोल लीडर बोर्ड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, उसमें हमने टाइम आपको समय दे दिया 10 सेकेंड 5 सेकेंड का, और फिर हम उसको क्या करेंगे, शो करते हैं। तो आपको देखने को मिलता है कि कितना फास्ट आपने उसको आंसर किया, ठीक है। दैट ऑल्सो फिल्स यू विथ सम काइंड ऑफ एक्साइटमेंट। देन you can attempt the scholarship test and in this way you can fund your पढ़ाई, your education as well, your studies as well, है कि नहीं। तो स्कॉलरशिप आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये पूरा बेनिफिट आपको प्लस क्लासेस पे मिलता है। प्लस क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपके लिए इतने बेनिफिट तो हैं ही हैं, लेकिन एक और सहूलियत आपको देते हैं। सहूलियत है यू कैन यूज़ द कोड, आप कोड इंद्र इस्तेमाल कर सकते हैं, INDRA इंद्र कोड इस्तेमाल करें और इस तरीके से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा इसमें। ऑलराइट, यू कैन कनेक्ट विथ अस थ्रू द सोशल स्कूल टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल का, जहाँ पर डिफरेंट डोमेन्स की अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। आपके लिए क्या क्या हम बेहतर करते जा रहे हैं, करने वाले हैं, सब कुछ पता चलता है। सो इस तरह से आज का ये जो डाउट जो क्लास था, मतलब डाउट्स तो ख़त्म ही हो गए होंगे, नहीं होंगे, आज का जो सेशन था बेसिकली ये कंप्लीट होता है यहाँ पे, है ना। प्लस क्लासेस के डाउट एक्सप्लेन करते करते आपको यहाँ पे भी डाउट आ गया, तो हमने ये पूरा प्रॉपर समझ लिया है। अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, डाउट है भी तो आप बता दीजिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स पे। अगर वो कुछ जेन्युइन टाइप का होगा तो उसके ऊपर डेफिनेटली काम किया जाएगा। अगला जो टॉपिक है, इस टॉपिक के साथ मैं जल्दी से अगले वीडियो पे मिलता हूँ। तब तक आप सोशल स्कूल के साथ बने रहो। थैंक यू सो मच।